नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। अगले 15 मिनट खेल जगत की ढेर सारी खबरें होंगी और उन पे चर्चा भी करेंगे। स्वीकार कीजिए लवली निगम का नमस्कार। और आज हमने स्टूडियो में खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार को। सचिन नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद लवली जी। तो ऐसा करते हैं सचिन, पहले रिंकी रेड्डी, सात्विक रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की बात करें तो फाइनल में पहुंच गए और उम्मीद करते हैं अब ये तीसरा खिताब इस सीजन का अपने नाम करें। निश्चित तौर पे बड़ी उपलब्धि है मैम। बाकी अभी आप बताएंगी तो फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। पहले हेडलाइंस। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। कोरिया में आईएसएसएफ विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल टीमों में 2 कांस्य पदक जीते। महिलाओं की आईसीसी चैंपियनशिप में भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला गया मैच टाई। और सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 और सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के लिए आज ढाका में ड्रॉ निकाले गए। शुरुआत सबसे पहले रैकेट की दुनिया से, बैडमिंटन से, जहां सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। मुकेश की रिपोर्ट सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे। सेमीफाइनल में रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चीन के लियांग वीकेंग और वांग चांग को 21-15, 24-22 से हराया। फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना कल इंडोनेशिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद इरियान अर्दियांतो तथा कोरिया गणराज्य के कांग मिन ह्यूक और सियो सेंग जे के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर में स्विस और इंडोनेशिया ओपन खिताब भी अपने नाम कर चुकी है। ये उनका इस वर्ष का तीसरा फाइनल भी है। मैच में कड़ी शुरुआत के बाद सात्विक साईराज और चिराग ने लगातार 5 अंक जीतकर पहले गेम में बढ़त हासिल कर ली और स्कोर 9-8 से 14-8 कर दिया। इसके बाद भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने गति पकड़ते हुए पहला गेम आसानी से जीत लिया। दूसरे गेम में लियांग वेकिंग और वांग चांग एक समय 14-9 से पीछे चल रहे थे। इसके बाद उन्होंने स्कोर 19-19 से बराबर कर लिया, लेकिन भारतीयों ने महत्वपूर्ण मोड़ पर अपने खेल को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की और मुकाबला 40 मिनट में समाप्त कर दिया। कोरिया ओपन के नतीजे पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की क्वालिफाइंग रैंकिंग में गिने जाते हैं। बैडमिंटन के लिए क्वालिफिकेशन इस वर्ष 1 मई से शुरू हुआ था। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। तो एक अच्छी उपलब्धि इस जोड़ी की। और सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी की बात करें, चिराग शेट्टी, ये जोड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। निश्चित तौर पे मैम, देखिए पिछला जो टूर्नामेंट था इनका वो सुपर 1000 टूर्नामेंट था और वो पहली बार इतना बड़ा खिताब जीतने में सफल हुए थे और ये लगातार दूसरे खिताब के काफी करीब पहुंच चुके हैं। तो हालांकि जरूर ये फाइनल निश्चित तौर पे कड़ा होगा और तो ये हो गया है कि जी बिल्कुल, क्योंकि आप टॉप सीड से खेलना है। लेकिन जो चीनी जोड़ी भी थी वो भी कोई बहुत कमजोर चुनौती नहीं थी इनके सामने। और जो इनका पिछला रिकॉर्ड था मैम, वो लगातार ये पिछले 2 मैच उनसे हार चुके थे भारतीय जोड़ी। तो एक मनोवैज्ञानिक वो लेके आए होंगे कि हम पिछले 2 मुकाबले से हार चुके हैं, लेकिन हमें अभी फिलहाल उस बाधा से पार पाना है। तो जैसा अभी मुकेश ने भी बताया कि उन्होंने एक सही रणनीति के साथ वो खेले और उस जगह पे अपने खेल के स्तर को बहुत ऊंचा कर दिया जहां पे उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। स्कोर 24-22 यही बता रहा है कि बहुत टफ मैच था जो इन्होंने निकाला। बहुत रोमांचक वो रहा होगा। और उसके बाद देखिए ना कि मतलब इन्होंने सीधे उसमें ही रखने की कोशिश करी और उसके बाद अपना वही जाहिर सी बात है कि अपने स्टैमिना को, अपनी ताकत को, ऊर्जा को अपने फाइनल के लिए थोड़ा बचा के रखा है भारतीय जोड़ी ने। तो मुझे लगता है कि ये रणनीति इनकी फाइनल में काम आनी चाहिए। और बाकी तो सब कुछ अभी तय नहीं है, खेल है ये, अब कोर्ट में ही तय होगा कि कैसे क्या होता है। अनुभव यहाँ भी काम आया और उम्मीद बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कर रही है। देखिए भारतीय जोड़ी अभी तीसरा खिताब इनका इस साल का, इस सत्र का हो जाएगा। स्विस ओपन जीता, फिर उसके बाद इंडोनेशिया ओपन सुपर जीता, तो बड़ा अच्छा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि यही बच्चे इस बार इस टूर्नामेंट में इस दौर तक पहुंचने में सफल रहे। जो बाकी भारतीय खिलाड़ी थे जो पिछले टूर्नामेंट में निश्चित तौर पर वो लोग भी सब अच्छा करते आए हैं, लेकिन इस बार वो शुरुआती सीढ़ियों पे ही धराशायी हो गए और ये इस मुकाम तक पहुंचे। और कोरिया ओपन के नतीजे जैसे अभी बताया, पेरिस 2024 ओलंपिक
के लिए खिलाड़ियों की क्वालिफाइंग रैंकिंग में गिने जाते हैं। जो भी अभी टूर्नामेंट हो रहा है, जाहिर तौर पर पेरिस ओलंपिक के लिए वो रैंकिंग ऊपर उठाएंगे और आगे की उसकी राह आसान होगी। और शायद सबसे ज्यादा मुश्किल राह सिंधु की होगी, क्योंकि सिंधु यहां भी कोशिश कर रही थी इस टूर्नामेंट को जीते। लगातार वो जिस तरीके से बड़े टूर्नामेंट्स में लड़खड़ा रही हैं, वो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ होगा, और उनके कोच के लिए, क्योंकि वो इस टाइम सिंगल्स में सबसे बड़ी खिलाड़ी हैं, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है, और हमारी सबकी निगाहें उन्हीं पे होंगी। तो उनके खेल को लेकर थोड़ा सा एक जरूर चिंता सबको बनी हुई होगी। कोच ध्यान दे रहे होंगे, बिल्कुल मुझे लगता है कि पूरा ध्यान वो खुद भी दे रही होंगी, क्योंकि अभी जिस उम्र में वो हैं, तो मुझे लगता है कि एक एक बड़े खिताब तो वो और अपने नाम वो कर सकती हैं। उसके बाद का देखिए खिलाड़ी, ये इसमें फिटनेस बहुत मांगता है चूंकि ये खेल, तो बाकी आगे कुछ नहीं कह सकते कि बाकी आगे आप किस तरीके की फिटनेस अपनी बरकरार रख पाते हैं। और अब बात करते हैं निशानेबाजी की। कोरिया में आईएसएसएफ विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप, भारतीय पुरुष और महिला टीम ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल टीमों में जो है 2 कांस्य पदक जीते हैं। प्रतियोगिता के 7वें दिन इन 2 पदक के साथ भारत के नाम 4 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक हो गए हैं। टीम पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। चीन ने 12 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 26 पदक अपने नाम किए हैं। क्रिकेट की बात करें सचिन, सबसे पहले महिलाओं की आईसीसी चैंपियनशिप, जहां ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जो टाई रहा। बांग्लादेश ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर 224 रन बनाए। फरगाना हक का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने 107 रन बनाए। शमा सुल्तान ने 52 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से स्नेह राणा ने 2 विकेट लिए। जीत के लिए टारगेट मिला था 225 रन का। भारत उतरी और 49 ओवर और 3 गेंद में, जब 3 गेंद बची थी तो कुछ ऐसा कोइंसिडेंस बना कि वो 225 रन पर ही आउट हो गई। खैर, भारतीय प्रदर्शन उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ऐसे मैच क्रिकेट में बहुत कम होते हैं जहां टाई हो जाए मैच। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा काफी अचंभित करने वाला था, क्योंकि मैं भी लगातार इस मैच पर निगाह रखे हुए था। तो मुझे एकदम पूरा विश्वास था कि ये मैच तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि काफी नजदीक पहुंच चुके थे, लक्ष्य के काफी करीब थे। हालांकि हमने उनके मुकाबले कुछ विकेट ज्यादा गंवा दिए थे, लेकिन फिर भी जो बल्लेबाज वहां पे थी क्रीज पे, तो पूरी उम्मीद थी। जेमिमा रॉड्रिक्स लगातार अच्छी तरीके से खेल रही थी, लेकिन एक 38वें ओवर में बारिश आई। उस समय भारत का स्कोर 4 विकेट पे 173 रन था, और जीत के लिए 12 ओवर में 53 रन चाहिए थे। वहीं से सारा एक नाटकीय एक पल कह सकते हैं कि इस मैच में आया। और बारिश के बाद जब मैच शुरू हुआ तो ओवर तो नहीं कम हुए, क्योंकि अंपायर्स को लगा होगा कि खेल पूरा हो सकता है, लेकिन भारत ने 52 रन बना भी लिए, लेकिन उसने सारे अपने 6 विकेट खो दिए। तो वो जो 1 रन जो बारिश ने खेल बिगाड़ा, मतलब 225 बना लिए, एक भी बना लेते तो बारिश के बाद ही वो नाटकीय तरीके से खेल में एक परिवर्तन देखने को मिला। और जेमिमा जो है, उन्हीं के ऊपर जीत का जिम्मा था कि वो यहाँ रहेंगी तो जीत दिला के जाएंगी। वो नाबाद रही, 33 रन बना के वो क्रीज पे मौजूद थी, लेकिन वो 1 रन नहीं वो हमें मिल सका, जो सबसे वही एक अंक महत्वपूर्ण था जीत के लिए। एक तरीके से ये बड़ा इनके बांग्लादेश के दृष्टि से आप देखिए तो ये इनके लिए उनके लिए तो बहुत बड़ी ये जीत है, क्योंकि अगर कहीं खुदा न खास्ता वो कहीं जीत गए होते, 1 रन हमारा और कम होता, तो वो तो एक ऐतिहासिक उनके लिए तो एक उलटफेर, वो कह देते कि हमने भारतीय महिला टीम को हराया है और जीता है। तो ये भारतीय टीम के लिए एक कह सकते हैं कि एक झटके की तरह से कह सकते हैं, लेकिन खेलों में ऐसे पल तो ऐसे आते रहते हैं, और कहीं ना कहीं सतर्क होकर खेलना पड़ेगा कि सामने कोई भी टीम हो, आपको खेलना 1 रन हमेशा सालेगा। 3 रन चाहिए थे, और अब 6 गेंद पे आपको 3 रन चाहिए, तो अब इतने लंबे समय तक खेलने के बाद खिलाड़ियों को खुद इतना अनुभव आ जाता है, आपको जो है किस पे आप सिंगल ले सकते हैं या उसको 2 रन में बदल सकते हैं। तो ये तो दौड़ के भी लिया सकते थे रन, लेकिन अब वही लिखा था कि इस मैच को टाई होना था। इस मैच को टाई होना था, और फरगाना हक बहुत अच्छा खेली। देखिए यहाँ भी 107 रन बनाए। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी श्रृंखला की घोषित की गई। हार्लिन देओल को मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, और श्रृंखला रही 1-1 की बराबरी पर। उधर मैनचेस्टर की बात करें सचिन, ओल्ड ट्रैफर्ड में एशेज क्रिकेट श्रृंखला का 4था मैच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पे अब से कुछ देर पहले तक 158 रन बना लिए थे। उसने अपने कल की रन संख्या 4 विकेट पर 113 रन से आगे खेलना शुरू किया। खेल बारिश के कारण आज थोड़ा देर से शुरू हुआ। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए सचिन, पहली पारी में 317 रन के स्कोर के जवाब में इंग्लैंड ने कल तीसरे दिन
592 एक बड़ा अच्छा खासा स्कोर बनाया था। जॉनी बेयरस्टो के नाबाद 99 रन की बदौलत इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को जो है 275 रन की बढ़त हासिल करवाई थी। जैक क्रॉले ने 189 की रन की पारी खेली। यानी अभी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर इंग्लैंड बहुत अच्छी स्थिति पे है क्योंकि 592 का विशाल स्कोर बनाया। ये 317 पे आउट हो गए थे। उन्होंने स्कोर खड़ा किया, इसमें कोई शक नहीं है। और पहली पारी पे 275 रन की बढ़त कोई मामूली नहीं होती है, ये देखने वाली बात है। और ऑस्ट्रेलिया जब कल का जिस स्टंप्स के समय में भी 162 रन पीछे था। और एक इसके साथ एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा इंग्लैंड के साथ ये भी है कि पिछले 12 एशेज में जब भी 200 रन से अधिक की बढ़त इसके पास हुई है तो ये मैच वो जीता है जी। तो ये एक देखने वाली बात है कि क्या ऑस्ट्रेलिया ऐसा इस बार होने देगा या इसको रोकने में कामयाब होगा। बारिश ने भी थोड़ा सा एक बाधा पहुंचाई है। अगर कुछ बारिश होती है तो हो सकता है कि इंग्लैंड का कुछ काम खराब भी हो जाए, लेकिन अभी तक तो जो भी पकड़ है पूरी तरीके से वो तो इंग्लैंड की लग रही है। लग रहा है कि फिलहाल जो ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है वो 2-2 बराबर हो जाएगी। और कोशिश तो यही करेंगे क्योंकि अब जिस तरीके से वो पहले 2 मैच हारे थे वो काफी उन लोगों के लिए एक झटके की तरह था। खतरे की मतलब कि जाग जाओ, सतर्क हो जाओ। उसको उस तरह से लिया भी गया क्योंकि वो जिस रणनीति से खेल रहे थे तो उसमें परिवर्तन की भी बात उठी। तो काफी उन लोगों के लिए ये जरूरी है कि इस सीरीज को कम से कम बराबरी पे तो पहले ले ही आए। उधर वेस्टइंडीज ने ट्रिनिडाड के पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 117 रन बना लिए थे। भारत ने पहली पारी में 438 रन बनाए थे। और कल हम सभी ने चर्चा भी की विराट कोहली की, जिन्होंने 121 रन बनाकर सर डॉन ब्रैडमैन की 29 टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की। पहले इस मैच की बात की जाए तो यहां अभी भी देखा जाए तो 438 रन एक अच्छा खासा भारत ने पहली पारी में बनाए थे और उनके 1 विकेट पर 117 रन। जी बिल्कुल। नहीं भारतीय टीम देखिए जो पहले मैच में तो खैर वो जबरदस्त था प्रदर्शन, वहां से तो कुछ वापसी करती हुई दिख रही है वेस्ट इंडीज की टीम, क्योंकि वो तो जबरदस्त हार थी वेस्ट इंडीज। बिल्कुल, वो तो बहुत ही एक तरीके से तकड़ा झटका था मेजबान के लिए। और कोहली के नजरिए से भी बोलें तो ये मैच 500वां मैच इनका हिस्टोरिकल मैच है आपके जीवन में हमेशा ये, और 29वां शतक आ गया इसमें। और जो उनके ऊपर एक ये था कि विदेश में शतक बहुत दिनों से नहीं वो लगा पा रहे हैं, उनको बहुत जरूरत थी। जी बिल्कुल। तो ये कहते हैं ना कि मतलब एक सही मौके पे उनको ये शतक जो है बल्ला बोला। जी बिल्कुल, ये शब्द बहुत आपने सही बोला। तो विराट के दृष्टिकोण से कहें तो ये बहुत एक अच्छा मैच है और उनके लिए तो यादगार हो ही गया हर दृष्टि से। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप और सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं। आज ढाका में उनका ड्रॉ आयोजित किया गया। अंडर 16 टूर्नामेंट में भारत को नेपाल और बांग्लादेश के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। मेजबान भूटान, मालदीव, पाकिस्तान ग्रुप बी में है। अंडर 16 चैंपियनशिप 1 से 10 सितंबर 2023 तक थिम्पू में खेली जाएगी। अंडर 19 की बात करें, ग्रुप बी में भूटान और बांग्लादेश के साथ है हमारी टीम, जबकि मेजबान नेपाल, मालदीव और पाकिस्तान को ग्रुप ए में है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 21 से 30 सितंबर तक खेली जाएंगी। दोनों का प्रारूप लगभग एक जैसा ही है। भारत की अगर बात करें तो अंडर 20, अंडर 17 आयु समूह के लिए 2022 में दोनों सैफ युवा टूर्नामेंटों के हम चैंपियन थे। अंडर 20 भुवनेश्वर में अभी हाल ही में हमने बांग्लादेश को 5-2 से हराया था। तो अब ऐसा लग रहा है कि जूनियर अंडर 17, अंडर 16 जाएंगी तो यही जाके शायद आगे भारतीय फुटबॉल के सीनियर्स उसमें खेलेंगे। निश्चित तौर पर देखिए भारतीय फुटबॉल के लिए काफी काम तो चल ही रहा है और हम भी एक बार एक विश्व स्तरीय टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुके हैं इस एज ग्रुप की। तो मुझे निश्चित तौर पे उसके भी कुछ अच्छे नतीजे देखने को मिले होंगे। सीनियर टीम ने भी काफी अभी अच्छा प्रदर्शन किया। तो जो भी हमें खिलाड़ी मिलेंगे सीनियर टीम में तो वो तो लवली जी इन्हीं टूर्नामेंट से आएंगे। तो इन्हीं पे इसी पौध पे ही ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लग रहा है कि अब चूंकि खिलाड़ी ही संघ को चला रहे हैं तो उसके कुछ अच्छे नतीजे देखने को जरूर मिलेंगे। और चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें, महिलाओं की फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप के जो है मैच खेले जा रहे हैं। ग्रुप डी में डेनमार्क चीन से, इसी ग्रुप के करने मैच में इंग्लैंड ने हैती को आज एकमात्र गोल से हराया। पराजित टीम कोई गोल नहीं कर सकी। ग्रुप सी में जापान ने एक तरफा मैच में जाम्बिया को हराया 5-0 से। ग्रुप ई में अमेरिका ने वियतनाम पर 3-0 की जीत हासिल की। कल भी 3 मैच खेले जाएंगे, जहां फ्रांस खेलेगा जमाइका से, नीदरलैंड खेलेगा पुर्तगाल से और स्वीडन का सामना होगा दक्षिण अफ्रीका से। अब समय नहीं है सचिन इस पे चर्चा करें या कोई और खबर लें। आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लवली। और लिस्टर्स, हम आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।